ले रहे हैं, तो उसके नाम पे वो ब्रोकरेज लेते हैं। तो ब्रोकरेज ज़ीरोधा में, एंजल में, किसी में भी आजकल डिलीवरी पे तो फ्री है, लेकिन इंट्राडे पे लगते हैं 20-20 रुपये। तो 40 रुपये एक दिन के तो आपके सिर्फ इंट्राडे खेलने में लग जाएंगे। अब आप कमाते कितना हो, लॉस कितना करते हो इंट्राडे में, वो अलग बात है। अब ये ऑर्डर हम इसको कैंसिल कर देते हैं, यस। तो यहाँ पे भी ऑर्डर लगाने के पहले उतना फंड होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो एग्जीक्यूटेड में दिखा रहा है ये कैंसिल हो गया है ऑर्डर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे भी खरीद सकते हो, बेच सकते हो। बेचना है तो सेल पे जाओ, सेल पे वही सारी चीज़ें आ गई कि मेरे को डिलीवरी वाला बेचना है कि इंट्राडे बेचना है। मैंने बोला डिलीवरी बेचना है। मार्केट पे बेचना है कि खुद से बताओगे, मैंने बोला हम तो खुद से बताएंगे। इसमें एएमओ ऑर्डर भी है, वैसे एएमओ ऑर्डर एंजल में भी है। तो दोनों में होता क्या है, एएमओ मतलब होता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर। 3:30 बजे मार्केट क्लोज हो गया, लेकिन अब कल खुलेगा 9:30 बजे। अब मान लो 9:30 बजे आपकी मीटिंग है, आप मार्केट नहीं देख पाओगे, लेकिन आपको ट्रेडिंग करना है। तो अब आफ्टर मार्केट ऑर्डर, जब मार्केट क्लोज हो गया है उसके बाद भी आप ऑर्डर लगा सकते हो, और ये ऑर्डर लगेगा डायरेक्टली जाके आपके एक्सचेंज में। तो जब भी कल मार्केट खुलेगा तो वो ऑर्डर आपके ऑर्डर में पेंडिंग वाले स्टेट में आ जाएगा। तो आपको सुबह 9:30 बजे लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके पहले भी रात में भी लगा के रख सकते हो। तो आप जब मार्केट बंद होता है तब भी लगा सकते हो। तो एंजल में ये ऑप्शन डायरेक्ट नहीं मिलता, क्योंकि ये अभी मैं लगाऊंगा भी तो ये लगेगा नहीं। ये मैं लगाऊंगा तो ये बोल देगा एएमओ कैन ओनली बी प्लेस्ड आफ्टर ट्रेडिंग आवर्स, ट्राई यूजिंग रेगुलर ऑर्डर। तो ये लगाने नहीं देगा। तो एंजल में क्या होता है, एंजल ब्रोकिंग के अंदर जब मार्केट बंद हो जाता है उसके बाद अगर ऑर्डर लगाओगे तो वो सारे ऑर्डर बाय डिफ़ॉल्ट एएमओ में जाके लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कल आपको कुछ खरीदना है तो आपको कल ही बैठना है। आप एक दिन पहले लगा लोगों के सो जाओ, या कहीं जा रहे हो तो चले जाओ अपने। आप जब आओगे एक दिन बाद तो आपको पता चलेगा कि वो जो ऑर्डर लगाया था एक दिन पहले वो एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं हुआ। तो वो आफ्टर मार्केट ऑर्डर है। तो यहाँ पे अभी मैं लगा रहा हूँ तो ये मना कर रहा है, क्योंकि ट्रेडिंग आवर के बाद ही लगता है। और एंजल में ये ऑप्शन मिलता नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट 3:30 बजे के बाद जितने ऑर्डर लगाओगे वो एएमओ में जाके लगेंगे, क्योंकि सेंस है कि 3:30 के बाद लगा रहे हो तो एएमओ ही है, 3:30 के पहले लगा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अभी ही करना चाह रहे हो। तो हमको अभी रेगुलर करना है। अब हम इसको जाके ऐसे करके बेच सकते हैं। तो चीज़ें सब कुछ सेम है, ज़ीरोधा ले लो, एंजल ले लो, कोई भी वेंडर ले लो, घूम फिर के ये एक्सचेंज का प्राइस सब में सेम आने वाला है। ऑर्डर लगना सब एक्सचेंज में जाके है, पैसा निकलना वहीं से है, डिलीवरी भी वहीं से मिलना है। बस ये आपको प्लेटफॉर्म देते हैं कि यहाँ से आप सारी चीज़ें कर लो, और ये लोग अपने ब्रोकरेज के नाम पे कमाते हैं। अब भैया मैंने बाय भी कर लिए, सेल भी कर लिए, अब मुझे स्टेटमेंट्स आएंगे। तो 3 अलग अलग जगह से आपको स्टेटमेंट्स मिलेंगे आपके बाय के, सेल के। सबसे पहला तो ये आपको कंपनी देंगी जो डीपी है, एंजल ब्रोकिंग हो गया, ज़ीरोधा हो गई, ये कंपनी अपने लेवल पे आपको एक स्टेटमेंट जनरेट करके देंगी। एक जो है एक्सचेंज भी अपने लेवल पे आपको मेल करेगा स्टेटमेंट का, मैसेजेस आएंगे आपको डायरेक्ट एक्सचेंज के लेवल पे, ताकि आप उसको मैच कर सकें कि अगर एंजल बुकिंग ज़ीरोधा बोल रहे हैं आपने इतने बेचे तो एक्सचेंज पे भी ऑर्डर्स लगे हैं कि नहीं। तो एक्सचेंज अपने लेवल पे स्टेटमेंट्स भेजेगा, ये कंपनी भी अपने लेवल पे स्टेटमेंट्स भेजेंगी। जब भी डीमेट अकाउंट में कोई शेयर क्रेडिट होगा, डेबिट होगा, तब डीमेट अकाउंट वाले भी आपको जो है वो अलग से मेल भेजेंगे। तो चलिए अपन देख लेते हैं कि जो एंजल ब्रोकिंग ज़ीरोधा स्टेटमेंट्स देंगे उसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी, और आप भी शॉक हो जाएंगे कि इसमें बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं। हमको लगता है हमने शेयर इतने का खरीदा, इतने का बेचा, लेकिन बहुत सारे लोगों को यहाँ पे जो मैंने सबसे पहले बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि किसकी कितनी इनकम होती है, वो सब इनकम भी हमारे ही पैसे से हो रही है। तो चलिए आप फटाफट देख लेते हैं स्टेटमेंट्स जो हैं वो दिखते कैसे हैं। सो गाइस इस तरीके के आपको मेल्स आएंगे जिस दिन भी आप ट्रेडिंग करेंगे, चाहे आप बेचते हैं, खरीदते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको उस दिन रात में शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में कभी भी ये मेल आ सकता है, जिसका नाम होगा कॉन्ट्रैक्ट नोट। इसमें यह बताया जाएगा कि आज दिन भर में आपने क्या क्या चीज़ें करी हैं, कितने बेचे हैं, कितने आपने सेल करे हैं, कितने आपने बाय करें, कितना उस पर टैक्स लगाए, सारा एक स्टेटमेंट आपको नीचे पीडीएफ फॉर्म में आएगा। तो ये एंजल ब्रोकिंग का स्टेटमेंट है, ये रात को 1 बजे आया था जिस दिन मैंने ट्रेडिंग करी थी उस दिन। तो आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको पीडीएफ फाइल मिलेगी। इस स्टेटमेंट में आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे दिखाया जाएगा कि एक्सचेंज के लेवल पे एक्सचेंज को तो 356.20 मिले जितने का रेट चल रहा था वो। अदर चार्जेस यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिलेगा कि इसमें सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स अभी नहीं लगा है क्योंकि 300 रुपये ही था, लेकिन ये भी लगता है। उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई लगाए, उसके बाद सीजीएसटी, एसजीएसटी लगाए, उसके बाद एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज 1 पैसे का लगाए, सेबी टर्नओवर फी अभी 0 है। यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी लगी है 1 रुपीज़ की, तो ये स्टैम्प ड्यूटी जो है वो स्टेट को जाती है। तो यहाँ पे ऐसे मिला के 1.01 मेरा कटा है, तो ये मेरा एक्स्ट्रा लग गया जितने का भी शेयर था उस हिसाब से। तो अभी तक जो हम स्टेटमेंट देख रहे थे वो 300-400 रुपए का था, इसलिए हमको ज्यादा अदर चार्जेस नहीं दिख रहे थे। अब जैसे ये रिलायंस का है, मैंने 20 शेयर खरीदे रिलायंस के डिलीवरी में, तो एक शेयर का रेट था 1428, तो इसमें अभी मैंने सेल कुछ नहीं किया, ब्रोकरेज तो अभी भी मेरा 0 है, तो टोटल अमाउंट मेरा यहाँ
पे 28,000 का खेल हो गया। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो 29 रुपये मेरा STT लगा और अदर चार्जेस 4 रुपये लगे। अब भैया ये 29 रुपये और 4 रुपये किस बात के लगे, उसके लिए मैं नीचे जाऊंगा तो यहाँ पे स्टेटमेंट में मिल जाएगा कि भैया मैंने 1428 के रेट के हिसाब से 20 शेयर खरीदे तो मेरे कटना थे 28,560। तो ये तो चलेगा एक्सचेंज के पास, लेकिन इसके अलावा जो अलग अलग टैक्सेस होते हैं वो क्या क्या लग गए। तो आप नीचे आओगे तो पता चलेगा सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन चार्जेस लगे 29 रुपीज़ के। उसके बाद उसके ऊपर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई लगी 93 पैसे के आसपास। फिर इस जो 93 पैसे है इसके ऊपर CGST SGST लगा। एक्सचेंज का ट्रांजेक्शन चार्ज लगा 90 पैसे का। सेबी टर्नओवर ट्रांजेक्शन फी लगी 3 पैसे की। स्टैम्प ड्यूटी लग गई 3 रुपए की। तो ऐसे करके मेरे अदर चार्जेस 20 शेयर तो मैंने खरीदे थे, जिस रेट से खरीदे वो तो ठीक है, उसके अलावा मेरे 31-33 रुपए के आसपास लग गए। 29 तो STT लग गया, अदर चार्जेस में 4 रुपए 10 पैसे और आ गए। तो ऐड करेंगे तो 20 शेयर खरीदने पे 33 रुपए तो मेरे ये अलग ही चले गए। अब मैं जब ये शेयर बेचूंगा तो वहां पे एक DP चार्ज लगेगा, तो DP चार्ज 20 रुपए का लगेगा। जब भी मैं कोई शेयर बेचूंगा तो 20 रुपए ये हमारी कंपनी खाएगी, यानी कि एंजल ब्रोकिंग या जीरोधा जो भी होगा वो बेचने का एक तरह से ब्रोकरेज बोल सकते हो, वो उनको देना है। उसमें से कुछ पार्ट एक्सचेंज के पास जाएगा। तो जब मैं बेचूंगा तो 20 रुपए तो लगेंगे ही लगेंगे, उसके साथ ये 33 रुपए वापस से लगेंगे। तो इन शॉर्ट देखें तो 20 शेयर खरीदने और बेचने में 33 और 50 रुपए मिला लो तो इस हिसाब से बोल सकते हो 60-70 रुपए मेरे तो लगना ही है। मतलब उससे ज्यादा मैं कमाऊंगा तब मुझे प्रॉफिट होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं टैक्सेस दे रहा हूँ, बहुत सारे चार्जेस दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ब्रोकरेज तो सब बोलते हैं भैया जीरो है, ब्रोकरेज तो जीरो ही है, लेकिन ये जो टैक्सेस हैं ये सब में कॉमन है। तो भैया घुमा फिरा के बोले हैं तो ये तो कहने की बात है कि ब्रोकरेज जीरो है। ब्रोकरेज के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब हम चाहे शेयर खरीदें बेचें, हमारा लॉस हो हमारा प्रॉफिट हो, ये चार्जेस तो हर बार हर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे लगना ही है। तो एक तरह से बोल सकते हो कि हर किसी की कमाई हो रही है। यहाँ स्टेट गवर्नमेंट की कमाई हो रही है, सेबी की कमाई हो रही है, एक्सचेंज की कमाई हो रही है, ब्रोकरेज की कमाई हो रही है, ब्रोकर की कमाई हो रही है, सबकी कमाई हो रही है। उसके बाद जो हमको लॉस हो रहा है वो तो हमारा है, और जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट पे भी फिर इनकम टैक्स लग जाएगा। तो यहाँ पे घूम फिर के पैसे तो हमारे ही कम हो रहे हैं। ऐसे मैंने कैलकुलेट किया था तो 1 लाख के आसपास अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो 100 से 150 रुपए आपके लगेंगे ही लगेंगे एक बार के। बाय करने के 100 से 150, फिर बेचने के 100 से 150 वापस। तो अगर आप 1 लाख रुपए के शेयर खरीदते हो और बेचते हो तो 300 रुपए तो आपको इन टैक्सेस में दे देना है। उसके बाद जो आपकी कमाई होगी वो होगी। तो यहाँ पे आपको टारगेट लेके चलना है कि 1 लाख रुपए का कुछ भी आप खेल खेल रहे हो तो 300-400 रुपए तो मिनिमम उसमें कमाओ, क्योंकि अगर लॉस हो गया तो लॉस तो हो गया, ये टैक्सेस तो फिर भी आपको देना ही है। लॉस तो आपको दिखेगा कि भाई 500 रुपए का हुआ, बट ये टैक्सेस के 300 रुपए और जोड़ लो अगर आप 1 लाख रुपए के शेयर खरीद रहे हो और बेच रहे हो। इस हिसाब से ये जो ट्रांजेक्शन फीस है ये सब में कॉमन है। ये सब बोलते नहीं है, कोई दिखाता नहीं है, लेकिन सबके आप पेज पे जाओगे, जीरोधा में भी सब कॉमन है, एंजल बुकिंग में भी कॉमन है, किसी भी जगह चले जाओ, क्योंकि ये डायरेक्टली रूल्स बने हुए हैं। तो यहाँ पे दिखाएंगे कि 0 इतने % आपकी टर्नओवर वैल्यू का ट्रांजैक्शन चार्ज लग जाएगा, फिर स्टैम्प ड्यूटी लग जाएगा, फिर आपका 18% ब्रोकरेज पे लगेगा। ब्रोकरेज तो जीरो है तो ये नहीं लगता है, लेकिन फिर ये टर्नओवर टैक्स और जो सेबी फी है उसके ऊपर GST लग जाएगा। फिर ये STT लगेगा, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये कितना लगेगा, डिलीवरी ले रहे हो तो 0.1% लगेगा। तो जितने भी वैल्यू की डिलीवरी लोगे उसमें इतने % का STT लग जाएगा। फिर सेबी का टैक्स लगेगा, सेबी का टैक्स इस हिसाब से लगेगा। इस हिसाब से ये सारे चार्जेस यहाँ पे आपको दिख जाएंगे और ये चार्जेस कॉमन होते हैं। अब भैया जीरोधा की बात करें तो जीरोधा में भी आप जो भी ट्रांजैक्शन करोगे तो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट नोट आएगा, जो भी आप बाय और सेल करोगे। तो यहाँ पे नीचे आप आओगे तो यहाँ पे आपको फाइल मिलेगी, उसी फाइल के अंदर आपको सारा स्टेटमेंट मिलेगा। तो ये है भैया जीरोधा का कॉन्ट्रैक्ट नोट। तो यहाँ पे वही दिखा रहा है कि ICICI बैंक मैंने खरीदा है, 380 रुपये का खरीदा है, तो यहाँ पे 380 तो चले गए। उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो ये ब्रोकरेज के नाम पे 1 पैसे लेते हैं। यहाँ पे मैंने सर्च किया तो ये बोल रहे हैं कि ब्रोकरेज हर एक कॉन्ट्रैक्ट नोट का 1 पैसा लेंगे, लेकिन अब ये बोलते तो जीरो हैं, बट पता नहीं 1 पैसे हर कॉन्ट्रैक्ट नोट, चाहे आप लाखों के शेयर खरीदो करोड़ों के खरीदो, 1 पैसा हर एक कॉन्ट्रैक्ट स्टेटमेंट बनाने का ये ब्रोकरेज का यहाँ पे लेंगे। उसके बाद एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज इनने 1 पैसा लगाया है, उस पर CGST SGST ये सब ऐसा है। उसके नीचे सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स STT इसमें जीरो है, क्योंकि 380 रुपये का ही शेयर है इसलिए अभी इतना वैल्यू नहीं गई। सेबी का टर्नओवर फी भी अभी जीरो है, और स्टैम्प ड्यूटी जो है वो 4 पैसे। तो ऐसे करके 6 पैसे एक्स्ट्रा मेरे गए 380 के बाद। तो इस पर्टिकुलर इसमें अब मैं ज़्यादा का ट्रांजैक्शन करता तो ये सब भी बढ़ जाते, STT भी बढ़ जाता, टर्नओवर फी भी बढ़ जाता, स्टैम्प ड्यूटी भी बढ़ जाता। तो ये सबके लिए कॉमन ही है। तो आप कहीं से भी लोगे तो ये चीज़ें तो लगना ही है, बस आपका जो पैसा बच रहा है वो ब्रोकरेज का बच रहा है। ये तो बात हो गई भैया स्टेटमेंट और इन सब की। अब भैया डीमेट अकाउंट जो है उसकी एक
एक अलग लॉगिन डिटेल आप बना सकते हो। तो जब भी आप अकाउंट क्रिएट कराओगे तो आपको 1 से 2 दिन बाद डीमैट अकाउंट वाले आपको डायरेक्टली मेल करेंगे। CDSL जो ये डीमैट अकाउंट बनाता है, खोलता है, जो गवर्नमेंट की एजेंसी है, वो आपको मेल करेगी कि भैया हमारे अंदर भी आके आप जो है वो एक तरह से अकाउंट बना लो, ताकि ये जो कंपनी है, एंजल ब्रोकिंग हो गई, ज़ीरोधा हो गई, ऐसी जितनी कंपनी है, कल को ये भाग गई, बंद हो गई, तो आपकी जो लाखों करोड़ों के इन्वेस्टमेंट है वो रखे तो डीमैट अकाउंट में, कि जो पोर्टफोलियो में यहां पे दिख रहा है वो आपके डीमैट अकाउंट में है भी कि नहीं। तो दोनों आप अलग अलग लॉगिन डिटेल्स बना सकते हो। तो चलिए अब समझते हैं कि डीमैट के अंदर अपनी लॉगिन डिटेल्स कैसे बनाना है। सो गाइस, इस तरीके का मेल आपको आएगा जब आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा किसी भी एक ब्रोकर के साथ, एंजल ब्रोकिंग के साथ, ज़ीरोधा के साथ, या कहीं पे भी आपने अकाउंट खुलवाया होगा एक नया डीमैट अकाउंट। तो वो डीमैट अकाउंट जाके खुला है CDSL में, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। तो ये गवर्नमेंट की एक तरह से बोल सकते हो, गवर्नमेंट के अंडर में आपका वो डीमैट अकाउंट खुला है। अब चाहो तो आपका पोर्टफोलियो, आपकी होल्डिंग्स आप इनकी ऐप में देख लो, एंजल ब्रोकिंग की, ज़ीरोधा की, या और किसी के उसमें। चाहे तो वो जो भी एक्सेस कर रहे हैं वो कर तो डीमैट के अकाउंट से ही रहे, तो आप डायरेक्टली डीमैट के अकाउंट में भी जाके लॉगिन डिटेल्स बना सकते हो। तो इस तरीके का आपको मेल आएगा CDSL की तरफ से, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज की तरफ से। यहाँ पे लिखा रहेगा कि आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो गया है। तो यहाँ पे आपको चीजें बताएंगे कि आप भी हमारे CDSL में एक लॉगिन डिटेल्स बना सकते हो। वो बनाते हो तो आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी कि क्या क्या सिक्योरिटी आपके डीमैट अकाउंट में होल्डेड है, आपका क्या पोर्टफोलियो है। कल को एंजल बुकिंग, ज़ीरोधा की ऐप बंद हो गई तो आपके डीमैट अकाउंट के अंदर क्या क्या रखा है वो आप यहाँ पे लॉगिन करके देख सकते हो। तो सबके डीमैट अकाउंट यहीं पे जाके खुले होंगे, तो सबके पास अपनी लॉगिन डिटेल भी है। तो डीमैट अकाउंट एक अलग चीज हो गई जो कि गवर्नमेंट के अंडर है, और ये ट्रेडिंग अकाउंट जैसे हम समझ रहे हैं कि इसके थ्रू हम ट्रेडिंग करते हैं। तो यहाँ पे नीचे लिंक आता है, अब अपन फटाफट देख लेते हैं इसमें हमको लॉगिन आईडी पासवर्ड कैसे बनाना है। तो यहाँ पे इतने मेथड बताई है कि इस लिंक पे जाना है, उसके बाद आपका 16 डिजिट का डीमैट अकाउंट नंबर आपको एंटर करना है। अब भैया ये डीमैट अकाउंट नंबर कहाँ से लाओगे? तो जहाँ भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट आपने खोला, एंजल बुकिंग में, ज़ीरोधा में, तो वहाँ पे मेल चेक करिए, मेल पे आपका डीमैट अकाउंट का नंबर दिया होगा। नहीं दिया है तो ऐप के अंदर रिपोर्ट्स में जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं, डीपी के ट्रांजेक्शन्स के अंदर जाके कि आपका डीमैट अकाउंट नंबर क्या है। तो वो 16 डिजिट का एक नंबर होगा जो कि आपका डीमैट अकाउंट खुला होगा, और ट्रेडिंग अकाउंट की लॉगिन डिटेल्स आपको आई ही होगी उनकी ऐप में लॉगिन करने के लिए। तो ये लिंक ओपन हो गया है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अंदर। अब ये यहाँ पे मांग रहा है कि भैया 16 डिजिट का आपका डीमैट अकाउंट नंबर लिखो। तो यहाँ आपका नंबर लेके आइए, उसके नीचे बोल रहा है कि पासवर्ड देना है आपको। पासवर्ड ऐसा है कि पैन कार्ड प्लस DDMM। तो यहाँ पे जो पासवर्ड है वो आपका पूरा पैन कार्ड है, आप कैपिटल लेटर में पूरे पैन कार्ड का नंबर लिखें और उसके आगे 4 डिजिट आपको DDMM लिखना है। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो 2 डिजिट और उसके आगे 2 मंथ। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 4 जनवरी तो आप लिखोगे 0401। तो ये डिटेल भरने के बाद यहाँ पे कैप्चा फिल आउट करना है, आई एग्री पे क्लिक करना है, फिर इसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद ये वाली स्क्रीन आएगी, इसमें आपको एक OTP भेजा जाएगा CDSL के द्वारा। तो एक तरह से आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे ये OTP आ सकता है। तो ये दोनों आपकी डिटेल आपके ट्रेडिंग अकाउंट वाले ने दी है जब आपका अकाउंट क्रिएट हो रहा था डीमैट के अंदर। तो आप अपना मोबाइल फोन चेक करिए, जो नंबर आपने एंजल ब्रोकिंग या ज़ीरोधा में दिया है उस पर आपको OTP आएगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स आ जाएंगी, यहाँ पे आपका डीमैट अकाउंट का नंबर आ जाएगा, ईमेल आईडी आ जाएगी और फोन नंबर आ जाएगा। अब आपसे ये पूछ रहा है भैया आपको यूजर नेम क्या बनाना है, क्या पासवर्ड बनाना है, और सिक्योरिटी क्वेश्चंस दे दो। तो एक तरह से आपके यूजर आईडी बन रही है CDSL की वेबसाइट पे। तो आपका जो डीमैट अकाउंट है अब आप यहां से मैनेज कर पाओगे। यहाँ पे अब आपके पास स्क्रीन आएगी ग्रुपिंग की। अगर आपके मल्टीपल डीमैट अकाउंट हैं अलग अलग ट्रेडिंग कंपनी के साथ तो आप उसको ग्रुप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी आपको कुछ नहीं करना है, आप सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक करिए। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा जाएगा कांग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर EASI, क्लिक हियर टू लॉगिन। तो यहाँ पे क्लिक हियर करेंगे तो जो आपने यूजर आईडी पासवर्ड बनाया है उससे आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जितने शेयर आप खरीदोगे, बेचोगे, और उसके बाद जितना अभी आपका होल्डिंग होगा, आपका पोर्टफोलियो में जो जो अभी होल्ड पे होगा वो सब यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कौन कौन से शेयर के कितने आपके पास हैं अकाउंट्स, कितने शेयर्स आपने खरीद के रखे हैं, क्या रेट चल रहा है, कितना आज वैल्यूएशन है। तो जो पोर्टफोलियो ट्रेडिंग अकाउंट आपको उनके पैनल पे दिखाता है, वेबसाइट पे दिखाता है, वो लाता आपके डीमैट अकाउंट से, और ये है वो डायरेक्टली डीमैट अकाउंट। तो यहाँ पे भी आप एक लॉगिन आईडी बना के रख लो, कल को कुछ होता है तो आप यहाँ अपने डीमैट अकाउंट में चीजें चेक कर सकते हो, क्योंकि आपकी हार्डकोर इनकम जो है वो आप कहीं ना कहीं शेयर में इन्वेस्ट करोगे तो आपके पास ये भी चीज होना चाहिए कि आपके पास डीमैट अकाउंट की लॉगिन डिटेल्स हो। तो कल
कल को अगर वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भाग जाती है तो आपके पास डीमेट अकाउंट तो होगा, तो उसके पास आपके शेयर्स आपको दिख जाएंगे कि हाँ ये मेरे पास रखें और गवर्नमेंट के अंडर में रखें, तो कोई यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे भी सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ट्रांजेक्शन डिटेल्स देख सकते हो, कब डेबिट हुआ कब क्रेडिट हुआ। तो आपको बेचना खरीदना तो आपको वहीं से है, उसी ऐप से। यहाँ पे सिर्फ जो शेयर्स रखे हुए हैं, जो ऐड होंगे, जो डेबिट होंगे, उसका बस आप स्टेटमेंट देख पाओगे। ये तो सब बात हो गई भाई शेयर्स के बारे में। अब भैया मुझे ये तो बता दो कौन सा शेयर अच्छा है, कैसे मैं पता लगाऊं कि ये शेयर सही से आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, थोड़े टाइम बाद ये इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं। तो चलिए अब ये भी एक चीजें समझ लेते हैं कि कौन सी कंपनी का कैसे हम देखें कि कितना प्रॉफिट हुआ पिछले साल, इस साल कितना प्रॉफिट हुआ, क्या ये कंपनी लॉस में जा रही है कि प्रॉफिट में जा रही है। तो चलिए फटाफट वो भी समझ लेते हैं। भैया गूगल भी हमारी बहुत जगह हेल्प कर सकता है। अब गूगल पे ही आके मैं लिखता हूँ रिलायंस शेयर, तो रिलायंस शेयर लिखने के बाद यहाँ पे गूगल बता देगा कि आखिरी बार जब भी खुला होगा मार्केट तो क्या रेट था रिलायंस का, और उसका ग्राफ आप देख सकते हो कि एक दिन में कितना बढ़ा, 5 दिन में वो कितना बढ़ा, 6 महीने में कितना बढ़ा, 1 साल में कितना बढ़ा। अब मैं 1 साल का अगर देखता हूँ तो देखो कितना नीचे गिरा था बीच में ग्राफ, 800 रुपये के आसपास 884 तक रिलायंस का शेयर आ गया था, आज 1500 रुपये का है। और जब ये लॉकडाउन नहीं हुआ था उसके पहले भी ये 1500 के आसपास चलता था, तो अभी लॉकडाउन में ही 1500 के आसपास ये वापस से चला गया है। 5 साल का मैं ग्राफ देखता हूँ तो मैं देखूंगा 2016 में ये 500 का था, अब ये 1500 का मिल रहा है। मैक्सिमम ग्राफ भी मैं देख सकता हूँ। तो गूगल में जिस भी आपको शेयर के बारे में ग्राफ्स देखना है तो आपको शेयर का नाम लिखना है, उसके आगे शेयर लिख दीजिए, तो अपने आप ये गूगल आपको नीचे दिखा देगा सारी चीज़ें। अब ये भी बता देगा कि ओपन कितने पे हुआ, हाई कितना गया, लो कितना गया उस दिन। तो ये सारी चीज़ें आप गूगल से भी सर्च कर सकते हो, नहीं तो जहाँ पे आपने अकाउंट खुला है ट्रेडिंग अकाउंट, वो भी आपको चार्ट्स देते हैं, वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हो। अब यहाँ पे भैया मुझे पता लगाना है कि इतनी सारी कंपनीज के स्टॉक हैं, तो कौन सी कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया पिछले साल या इस साल, क्या उनका ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, यानी कि आने वाले सालों में और प्रॉफिट कमाएगी तो शेयर का प्राइस शायद अप जा सकता है। तो ये सारी चीजें पता लगाने के लिए एक वेबसाइट है moneycontrol.com। ऐसा नहीं है कि एक इकलौती वेबसाइट है, ओपन सोर्स है, आप चाहो तो खुद भी ऐसी वेबसाइट बना सकते हो डेटा के साथ। ये भी अपने एड से ही पैसे कमा रही है और प्रीमियम सर्विसेज के नाम पे ये प्रीमियम अकाउंट्स भी देती है कि एड्स हट जाएंगे और ज्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे। तो अब किसी भी कंपनी के बारे में कुछ भी चीज पता करना है तो आपको यहाँ पे ऊपर उस कंपनी का नाम लिख देना है। जैसे रिलायंस का देख रहा हूं मैं, तो मैंने रिलायंस लिखा तो नीचे अपने आप रिलायंस के कौन कौन सी कंपनीज हैं सब आ गई। तो रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में हमको देखना है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का शेयर है। अब मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो अपने आप रिलायंस के बारे में हर एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ गई। अब जैसे ये आ गई कि अभी ये बीएससी में क्या रेट चल रहा है, एनएससी में इसका क्या रेट चल रहा है, दोनों में हाई कितना गया, ओपन कितना हुआ, तो ये सब तो हमारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी बता देता है। यहाँ पे आप देखो बहुत सारी चीजें, चार्ट्स हैं, टेक्निकल डिटेल हैं, वैल्यूएशन है। यहाँ पे एक आता है एनुअल रिपोर्ट, यहाँ पे आप जाते हो तो ये एक एनुअल रिपोर्ट खोल के आपको बताएगा कि ये भैया कितना क्या प्रॉफिट हुआ है। अभी आपको समझ आता है तो आप पढ़ सकते हो, नहीं तो यहाँ पे एक फाइनेंशियल आता है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, उसका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, तो सब कुछ पब्लिकली है, तो आपको जो देखना हो यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक चीज़ तो पता चल जाएगी, अगर आपको कुछ भी ये समझ नहीं आ रहा है, धीरे धीरे आप रिसर्च करोगे तो पता चलेगा कैसे उसकी बैलेंस शीट देखना है कंपनी की, क्योंकि कंपनी जितनी स्ट्रांग होगी, कंपनी जितनी आगे जा पाएगी, तभी तो आपको भरोसा भी बढ़ेगा कि मैं उस कंपनी में पैसे लगाऊं, मतलब उस कंपनी के स्टॉक्स खरीदूं। तो यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में अगर समझें तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि इनकी टोटल सेल कितनी हुई थी रिलायंस की। तो मार्च 2019 में इतने करोड़ के आसपास हुई थी और यहाँ पे इतने करोड़ के आसपास हुई है, यानी कि इनकी सेल कम हो गई है इस साल, क्योंकि इस बार लॉकडाउन भी हुआ है। अब ऐसे देखें तो नेट प्रॉफिट कितना है, पिछले साल उनका इतना था, इस साल उनका इतना हो गया है, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी कम हुआ है। तो इस तरीके से आप एक एक कंपनी को सर्च करके ये देख सकते हो कि भैया उसकी बैलेंस शीट में वो कंपनी प्रॉफिट कर रही है कि लॉस कर रही है, उसकी सेल्स इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। तो ये चीजें आप इस वेबसाइट पे आके देख सकते हो। घुमा फिरा के बोले तो ये जो कंपनी है ये एक डिविडेंड भी देती है। डिविडेंड मतलब ये है, अगर आपके पास इनके शेयर्स पड़े हैं तो ये हर साल जो इनका प्रॉफिट होता है उसमें से थोड़ा थोड़ा शेयर 6, 7, 10, 15 रुपए के हिसाब से, पर शेयर के हिसाब से आपको देते हैं। तो अब ये पता कैसे चलेगा कौन सी कंपनी कितना डिविडेंड देती है और वो डिविडेंड देती ही क्यों है, उसके बारे में भी आपको पता चलेगा। तो चलिए अब अपन यही देखते हैं। अब अगर आपको देखना है कोई एक पर्टिकुलर कंपनी कितना डिविडेंड देती है तो उसके लिए यहीं पे एक ऑप्शन आएगा आपका कॉर्प एक्शन। तो अभी हम फाइनेंशियल देख रहे थे, अब हम कॉर्प एक्शन पे जाएंगे। इस पे जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डिविडेंड। डिविडेंड पे क्लिक करने के बाद मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ₹6.5 पर शेयर वो देता है रिलायंस।
तो रिलायंस का शेयर आप खरीदते हो तो कब कब किसको कितना कौन सी डेट को डिविडेंड मिला है, यानी कि इस तारीख के पास, इस तारीख को आपके पास उतने शेयर होना चाहिए तो अपने आप आपको डिविडेंड मिल जाएगा, चाहे आपने 5 दिन पहले ही खरीदे हो। उस तारीख जिस दिन भी ये डिसाइड होता है उससे एक से 2 दिन के आसपास आपके पास अगर शेयर रखे हुए हैं तो अपने आप आपके डीमेट अकाउंट में अकाउंट नंबर भी मैप है सेविंग अकाउंट, तो अपने आप रिलायंस पैसा निकाल के सीधे आपके सेविंग अकाउंट में छोड़ देगा लाके। तो अगर आपके पास एक शेयर है तो 6.5 रुपए आपके सेविंग अकाउंट में अपने आप क्रेडिट हो जाएंगे। तो क्योंकि सब कुछ आपस में लिंक्ड है तो ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट से लेना देना नहीं है, यहाँ पे एंजल ब्रोकिंग जीरोधा का कोई लेना देना नहीं है। सीधे रिलायंस के अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर रखे हुए हैं तो रिलायंस आपको 6.5 रुपए आपके सीधे सेविंग अकाउंट में क्रेडिट कर देगा और रिलायंस आपको बकायदा एक मेल भी भेजेगा कि भैया हमने इतने शेयर आपके पास हमारे थे तो हमने इतने रुपए आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। तो अपने आप आपको कुछ नहीं करना है, जितना डिविडेंड सामने वाली कंपनी देती है उतने पैसे आपको पर शेयर के हिसाब से आपके सेविंग अकाउंट में जो है वो क्रेडिट हो जाएंगे। तभी तो बोला जाता है सेविंग अकाउंट भी लिंक्ड है डीमैट से, डीमैट भी लिंक है अकाउंट भी लिंक्ड है डीमैट से, डीमैट भी लिंक है ट्रेडिंग से, तो आपस में तीनों लिंक्ड हैं। तो यहां पे आके आप देख सकते हो कि कब किसको कितना डिविडेंड मिला है, कौन सी कंपनी कितना डिविडेंड देती है, कोई कंपनी डिविडेंड देती भी है कि नहीं। अब यहां पे एक डाउट आ रहा होगा कि अरे 6.5 क्यों दे रहे हैं, ज्यादा दे देते, ये कर देते, वो तो कर देते। तो भैया 6.5 जो आपको ये दे रहे हैं ये एक तरह से आप बोल तो सकते हो आपको मिल रहा है, लेकिन ये आपके लिए नहीं है। वैसे आप इसको यूज तो कर सकते हो बट ये दिया किस लिए जाता है उसके बारे में समझते हैं। अब देखो रिलायंस जो है ये कंपनी किसी ना किसी ने बनाई होगी, सबको पता है किसने बनाई है। तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग्स पे जाते हैं तो उसी कंपनी के ऊपर लिखा हुआ है शेयर होल्डिंग। शेयर होल्डिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखा देगा कि इसके प्रमोटर यानी कि जिसने कंपनी स्टार्ट करी थी उसके पास पूरी कंपनी का कितना % शेयर है। तो 50% से ज्यादा शेयर उनके प्रमोटर्स के पास है। उसके बाद FII फॉरेन इन्वेस्टमेंट के पास कितना शेयर है, ये इंडियन इन्वेस्टमेंट के पास, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट के पास कितने % का शेयर है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो म्यूचुअल फंड में कितने % का शेयर लगा हुआ है। तो ऐसे करके यहाँ पे आपको सारी चीजें मिलेंगी। फिर अदर्स में इतने % आएगा। तो हम जो शेयर मार्केट में पैसे लगा रहे हैं, दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इसमें से 8-10% ही हमारे पास है। उस 8-10% के ही शेयर आपस में बटे हुए हैं। बाकी तो भैया ये आधे से ज्यादा 50-60% से ज्यादा शेयर उन कंपनी वालों के पास है। तो अगर आज स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होगा तो जिसके पास ज्यादा शेयर होंगे उसी का तो प्रॉफिट बढ़ा। तो अब यहाँ पे ऊपर आता है प्रमोटर एज, तो शेयर होल्डिंग के अंदर प्रमोटर एज करके आएगा। इस पे आप क्लिक करेंगे तो लिंक खुलेगा कि इस पर्टिकुलर कंपनी में कितने एग्जैक्ट शेयर किसके पास हैं। अब आप नीचे आइए, अब आपको दुनियादारी समझ आएगी कि भैया मुकेश अंबानी के पास कितने शेयर हैं। चलो गिनते हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो भैया 72 लाख शेयर मुकेश अंबानी के पास है। हम तो 10-20 शेयर में इतने रो रहे हैं। अगर आज इसकी वैल्यूएशन निकाली जाए तो अपन इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं आज के रेट से। आज का रेट कितना है, 1500 रुपए का है। तो इतने शेयर इनके पास हैं, इसलिए बोला जाता है कि इनकी वेल्थ कितनी है, क्योंकि इतना माल इनके पास रखा हुआ है। इसको मल्टीप्लाई किया तो अब इसको गिन लो भैया, इतने रुपए के शेयर जो हैं वो मुकेश अंबानी के पास हैं। कितने हो गए वैसे, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, फिर 1000 करोड़। तो पता नहीं कितने लाखों करोड़ों के जो शेयर्स हैं वो मुकेश अंबानी के पास हैं। ऐसे ही इनके नीता अंबानी के पास भी 67 लाख शेयर हैं। उसके बाद ईशा अंबानी के पास भी 67 लाख शेयर हैं। आकाश अंबानी के पास भी इतने शेयर हैं। तो ऐसे आप देखोगे तो सबके पास यहाँ पे परसेंटेज लिखा है किसके पास कितने शेयर है। अब यहाँ पे दिखा रहा है कोई LLP कंपनी है, इसके पास भी 11% के शेयर है। अब ये कंपनी किसके नाम है उसके लिए इसको भी सर्च करो तो इसमें पता चलेगा इस कंपनी के डायरेक्टर कौन है। तो हम यहाँ पे देखने आए कि इस कंपनी के डायरेक्टर्स कौन लोग हैं। तो यहाँ पे हमको पता चलेगा कि यहाँ पे नीता मुकेश अंबानी ही डायरेक्टर है, उसके बाद आकाश मुकेश अंबानी ही डायरेक्टर हैं। तो अपने घर ही घर के बच्चों के पास एक कंपनी है, उस कंपनी के पास इतने शेयर इसके हैं। तो ऐसे करके आप यहाँ एक एक चीज़ देख सकते हो कि किसके पास कितने शेयर्स हैं। तो अभी तो जब शेयर्स के प्राइस अप डाउन होते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग ही उसके प्राइस अप डाउन कर रहे हैं। लेकिन इनको बैठे बिठाए इनने कंपनी खोली, इतना दिमाग लगाया, तो इनके पास जब इनने कंपनी खोली तब तो इनके फ्री के शेयर थे। आज मैं कंपनी खोलूंगा तो 100% मेरे पास है, कल मैं बोलूँ चलो 10% मैं अपना IPO लॉन्च कर देता हूं तो 90 तो फिर भी मेरे पास है। तो जब लोग खरीदेंगे बेचेंगे तो अभी तो आपस में शेयर्स घूम रहे हैं, लेकिन इनकी वैल्यूएशन बढ़ती जाती है क्योंकि इन लोगों के पास भी तो वही कंपनी के शेयर हैं।
तो घुमा फिरा के बोलें तो ये कहना गलत नहीं है कि अगर आज शेयर का प्राइस अप डाउन हो रहा है तो ये पैसे कंपनी के पास नहीं जा रहे, लेकिन कंपनी के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनके पास इतने शेयर हैं। अब जो वो 6.5 रुपये की बात आई थी कि एक शेयर पे 6.5 रुपये मिलेंगे, अब चलो ईशा अंबानी की बात करते हैं। अब ये पॉकेट मनी तो लेते नहीं होंगे, अगर ये इतने शेयर इनके पास हैं तो 6.5 रुपये जो हैं इनको मिलने वाले हैं एक शेयर के, तो इंटू 6.5 कर दो, तो इतने रुपए इनको एक साल के सिर्फ डिविडेंड के नाम पे मिल जाते हैं। शेयर तो इनने बेचे ही नहीं, तो कितने हो गए 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो 4 करोड़ के आसपास जो है वो ईशा अंबानी के पास अकाउंट में आ जाते हैं, क्योंकि ये कंपनी डिविडेंड देती है एक शेयर पे 6.5 रुपये। तो डिविडेंड का मेन फंडा ही ये है कि जो उनके प्रमोटर्स हैं वो लोग सैलरी लेते हैं नहीं लेते हैं वो एक अलग बात है, फिक्स्ड है, लेकिन उनका जितना प्रॉफिट होता है तो जिसके पास जितने शेयर हैं उस हिसाब से वो डिविडेंड सप्लाई हो जाती है। तो जिसके पास 70 लाख शेयर हैं वो 6.5 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना अमाउंट हो गया, करोड़ों में, तो वो इन लोग को डिविडेंड के नाम पे कंपनी से निकाल लेते हैं ये पैसा। अब हमको क्यों प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि हम 100 200 500 1000 शेयर खरीद के बैठे हैं, तो वो जो 6.5 है वो तो सबको मिलना है, तो हमारे पास भी तो 100 200 शेयर हैं, तो 600 700 रुपये हमको भी डिविडेंड के नाम पे 100 शेयर पे मिल जाता है। तो डिविडेंड का फंडा इन कंपनियों वालों के पास जो इतने सारे लाखों में शेयर्स हैं इनके लिए होता है कि इनको जो है हर साल कुछ पैसा दिया जाए कंपनी की तरफ से, तो ये डिविडेंड के नाम पे वो पैसा शेयर्स के हिसाब से निकाल लेते हैं। तो भैया घुमा फिरा के बोले तो हमने सब कुछ समझ लिया, शेयर खरीदना कैसे है, बेचना कैसे है, डीमैट अकाउंट में कहां से आएंगे, डिविडेंड कौन देगा, शेयर कैसे पता लगाएं कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, और जो हम पैसे देते हैं हर पैसे के ऊपर कहीं ना कहीं टैक्सेस भरे पड़े, एसटीटी लगेगा, जीएसटी लगेगा, ब्रोकरेज लगेगा, सेबी का चार्ज लगेगा, दुनिया भर के चार्जेस लग जाएंगे। अब मान लो बाय लक सारे चार्जेस काट कूटने के बाद मैंने थोड़े से पैसे कमा लिए, शेयर मार्केट से मैंने 2-3 हजार 10,000 15,000 कमा लिए, ये मैंने कमा लिए पैसे, लेकिन अब भैया इनकम टैक्स लगेगा, क्योंकि आपकी इनकम हो गई, आपने इतने सारे टैक्सेस भरने के बाद, ब्रोकरेज भरने के बाद, सब करने के बाद आपने अगर पैसे कमा लिए तो उस कमाए हुए पैसे पे टैक्स लगेगा, उसको बोला जाता है इनकम टैक्स। अब यहां पे ये दो तरीके से लगता है, पहला होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इसका मतलब है आपने कोई भी शेयर खरीदा, डिलीवरी वाला अगर आपने शेयर खरीदा और एक साल के पहले ही उसको बेच दिया, तो जितने भी रुपए में बेचा उसमें अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो उस प्रॉफिट के ऊपर 15% का फ्लैट टैक्स लगेगा। अब मान लो 1,000 रुपए मैंने कमाए और मैंने एक डिलीवरी का शेयर खरीदा और 10 15 20 दिन बाद उसको बेच दिया और उस पूरी प्रोसेस में 1,000 रुपए मैंने कमा लिए, तो अब उस 1,000 रुपए के ऊपर 15% का इनकम टैक्स लगेगा। तो जहां से भी आप इनकम टैक्स भरवाते होगे उनको आपको बताना पड़ेगा कि भैया मैंने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमाया, मैंने शेयर्स एक साल के पहले ही बेच दिए, तो मुझे इतना रुपए जो है कमाई हुई है, तो वो उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, उसमें जाके वो टैक्स आपको भरना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर भी टैक्स लेगी। अब यहां पे दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसका मतलब है आपने जो भी स्टॉक खरीदा डिलीवरी वाला, वो अगर एक साल बाद बेचते हो, एक साल मतलब बाद बेचते हो, तब उसको बोला जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। एक साल के पहले बेच दिया तो शॉर्ट टर्म 15% फ्लैट, अगर लॉन्ग टर्म में आते हो एक साल के बाद बेचते हो तो उसके ऊपर अगर 1 लाख से ज्यादा कमाई कर लेते हो आप एक साल के बाद वो आपके स्टॉक्स पे, तो उस पर फ्लैट 10% का टैक्स लगेगा। तो 1 लाख तक कमाओगे, एक साल के बाद अगर बेचा और 1 लाख तक कमाया तो कोई उस पर टैक्स नहीं है, 1 लाख के ऊपर कमाया तो 10% का फ्लैट लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सब कुछ करने के बाद अब हम इनकम टैक्स भी भरेंगे इस पैसे पे। अब यहां पे अगर आप इंट्राडे करते हो, रोज कमाते हो रोज बेचते हो, या एफएनओ करते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जाते हो, तो जो भी आपका टैक्स का स्लैब लगता है, अगर 5 लाख के ऊपर है तो इतने % होगा, 10 लाख के ऊपर है तो इतने %, तो किसी ना किसी स्लैब में आप आते होगे इनकम टैक्स के स्लैब में, तो वो पर्टिकुलर स्लैब के हिसाब से उसके ऊपर जो आप कमाई करोगे उस पर टैक्स लगेगा। तो ये आसान है हमारे लिए कहना कि भाई हम पैसे कमाने जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो हम पैसे चलो कमाए नहीं कमाए ये तो अलग बात है, लॉस भी होगा, लेकिन ये सब लोग तो पैसे कमाएंगे ही कमाएंगे। गवर्नमेंट इनकम टैक्स कमा लेगी, इस एक्सचेंज जो है एसटीटी कमा लेगा, सेबी पैसे कमा लेगा, ब्रोकरेज पैसे कमा लेगी, तो दुनियादारी मेरा लॉस हो प्रॉफिट हो ये सब पैसे कमाएंगे, और जब प्रॉफिट होगा तो गवर्नमेंट फिर आ जाएगी इनकम टैक्स लेने। तो ये भी ध्यान रखिए कि जो भी आप पैसे कमाने वाले हो उसका पीएनएल देख लें, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो ये जो कंपनी है एंजल ब्रोकिंग, जीरोधा या जहां
जहां भी अकाउंट खोलोगे तो ये लोग आपको P&L निकाल के देंगे। इनकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाना, वहां पे P&L सिलेक्ट करके स्टेटमेंट जनरेट करना, तो ये सब कुछ मैच करके आपको बता देंगे कि आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितने रुपए का है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितने रुपए का है। फिर वो स्टेटमेंट आप शेयर करोगे आपके सीए के पास, तो वो सीए उस पर्टिकुलर अमाउंट पे जो है वो कहीं ना कहीं टैक्स निकाल के आपको बोलेगा इतना टैक्स हमको भरना है। तो ये भी याद रखिए, टैक्स भी भरना पड़ेगा। टैक्स नहीं भरोगे तो गवर्नमेंट के नीचे ही हो, गवर्नमेंट के ऊपर नहीं हो। शेयर मार्केट में लाखों करोड़ों तो कमा दिए, टैक्स नहीं भरा तो गवर्नमेंट उठा के ले जाएगी घुमा फिरा के। अब अगर आप मुझसे पूछो इतनी मगजमारी करने के बाद जो पैसा आएगा वो किस काम का, तो भैया काम का नहीं है, तभी तो आप नहीं थे स्टॉक मार्केट में। लेकिन अब आपको लग रहा है कि मैं पैसे कमा लूंगा, ये सब मैनेज कर लूंगा, तो आप आ सकते हैं स्टॉक मार्केट में। तो अब बात आती है मैं इन्वेस्ट करूं ही क्यों। तो भैया मेरा सीधा साधा लॉजिक है, अगर आपको इन्वेस्ट ही करना है तो आपके पास एफडी होती है, गोल्ड होता है। लेकिन अगर आपको उससे ज्यादा रिटर्न चाहिए तो स्टॉक मार्केट में तो आइए, लेकिन इक्विटी में डिलीवरी लीजिए। आप आज अगर आपको लगता है कि 1 लाख रुपए मेरे पास अभी फालतू रखे हैं, फालतू इन द सेंस 1-2-5 साल तक मुझे उसका यूज नहीं है, तो आप किसी अच्छी कंपनी, बड़ी कंपनी के शेयर्स खरीद के अपने डीमैट अकाउंट में रख लीजिए। 1 साल बाद उसको बेच देना, तो 1 साल बाद उसका कभी ना कभी तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा ही होगा, तो वो उसको आप बेच सकते हो। लेकिन अब अगर आप मुझे बोलो कि चलो इससे अच्छा तो मैं म्यूचुअल फंड में डालूंगा, तो म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट पता है? म्यूचुअल फंड क्या करता है, आपसे पैसे लेता है, उस पर 1-2% काट के म्यूचुअल फंड वाला बैठा रहता है, वो उसकी फीस हो गई। अब वो पैसा घूम फिर के लगाएगा स्टॉक मार्केट में। इन जो टॉप 30 कंपनी है, टॉप 100 कंपनी है, इस पे ही पैसे लगेंगे आपके म्यूचुअल फंड। अब उसमें आप एसआईपी कर देते हो तो आपको शेयर मार्केट से लेना देना नहीं है, ये करा के बैठे हो। लेकिन अगर आज की तारीख में आप मार्केट में ही हर महीने जो आप क्या करते हैं 30-35 कंपनी में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 10-20 कंपनी लॉस में जाएगी, बाकी तो प्रॉफिट में आएगी। तो ऐसे घूम फिर के आपका प्रॉफिट का थोड़ा परसेंटेज बढ़ जाता है। लेकिन घूम फिर के अगर आप ये खुद से मैनेज कर सको तो आप डायरेक्टली 30 कंपनी में पैसे लगा दो, डिलीवरी ले लो। बात एक ही है, एक रास्ता वो है जिसको कुछ नहीं करना, अपने एक साइन करके दे दिया, अकाउंट में सैलरी आ रही है, एसआईपी कटते जा रही है, वो घूम फिर के लग स्टॉक मार्केट में ही रही है। लेकिन आप चाहो तो खुद से अगर नॉलेज है, अगर आप चाहते हो कि मैं कर सकता हूं, तो आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट आ सकते हो। तो म्यूचुअल फंड को आपने बाईपास कर दिया। तो म्यूचुअल फंड कोई मसीहा नहीं है कि पैसा लाके ही देगा, वो लगाता है स्टॉक मार्केट में ही है, लेकिन आपको बताता भी नहीं है कौन कौन सी कंपनी में कितने कितने रुपए आपके लगे। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में आते हो तो आपको पता है कि कौन सी कंपनी में कितने रुपए लगा के बैठा हूं, डीमैट अकाउंट में पोर्टफोलियो दिख रहा है, इनकेस में पोर्टफोलियो दिख रहा है, जिस दिन लगेगा 20-30% का रिटर्न आ रहा है, पैसे बाहर निकाल लेंगे, पैसे बाहर निकाल के टैक्स भर के अपना एंजॉय करेंगे। तो भैया अब अगर आप मुझसे पूछें कि भाई इतना सब बता दिया, तो अब ये भी बता दो कौन कौन से स्टॉक्स में मैं डिलीवरी ले लूं ताकि 1-2-5 साल बाद मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाए। तो भैया मैं तो कोई नहीं होता ये सब बताने वाला, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हो रहा। एक्सपर्ट भी कभी मत जाइएगा किसी के पास टिप्स लेने, क्योंकि जो टिप्स वो दे रहे हैं वो उनकी ब्रोकरेज, उनके वो जो पैसे हैं वो उसको कमाने के लिए दे रहे हैं। आपका प्रॉफिट हो लॉस हो उसको गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है, इन कंपनी वालों को लेना देना नहीं है। तो वो जो बेचारा स्टॉक टिप्स दे रहा है उसको क्या लेना देना आपको, लॉस हो कि प्रॉफिट हो। तो देखो यहाँ पे मैंने थोड़े स्टॉक्स जो है खुद की रिसर्च करके निकाले हैं, जो कि अगर लॉन्ग टर्म देखोगे तो बढ़ेंगे। अब ये सोचोगे आज खरीद के 2 महीने बाद बेचूंगा तो हो सकता है लॉस भी हो जाए। और मैं कोई भी नहीं होता ये बताने वाला, ये सिर्फ मेरा रिकमेंडेशन है, मैं सजेशन नहीं दे रहा हूं कि भाई इसमें ही डालो, ये करो, लॉस हो जाएगा। तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, इसमें आपकी ही जिम्मेदारी है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, थोड़ा सा पैसा निकालो, पहले तो 1,000-2,000 रुपए आप निकालो, अकाउंट खुलाओ, इसमें डालो। अब 1-2 हज़ार के अंदर ही थोड़े दिन तक खेलो, 1 महीने तक खरीदो बेचो, खरीदो बेचो, वो 1,000 रुपए खत्म कर दो, मैं तो बोल रहा हूं। लेकिन इससे आपको एक्सपीरियंस आएगा। अब एक साथ बहुत सारा पैसा लगा के लॉस करोगे तो दिक्कत है। यहां पे लॉस होगा तो 1-2 हज़ार का ही होगा। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ मैं 1,000 के 1,100 रुपए कर सकता हूं, तब फिर थोड़ा सा और पैसे डालना। लेकिन कभी भी लालच मत रखना कि यहां पे प्रॉफिट आ रहा है तो और डाल दो, और डाल दो, और डाल दो, क्योंकि ये स्टेज आपकी लाइफ में आएगी, मेरी लाइफ में भी आई थी। मुझे अच्छा लगने लगा था, एक तरह से लत लग गई थी कि हाँ भाई यहाँ तो रोज बढ़ रहा है, रोज डालो, रोज निकालो। लेकिन घूम फिर के जो पैसा यहाँ कमाओगे वो गवा के भी जाओगे, क्योंकि अगर आपकी कमाई हो रही है तो किसी ना किसी की तो लॉस हो ही रही होगी। तो आज अगर आपकी कमाई हो रही है तो हो सकता है कल वो लॉस आपका होके और किसी की कमाई में कन्वर्ट हो जाए। पैसा कट ही तो रहा है, पैसा नया आ थोड़ी रहा है। आप जितना पैसा भी लगाओगे वो कम ही हो रहा है। इन सबको टैक्सेस देने के बाद जो पैसा कम हुआ उसी पे आपने कमाया, और आपने अगर कमाया तो किसी का तो लॉस हुआ होगा। तो ऐसे घूम फिर के पूरी चेन चल रही है, साइकिल चल रही है। आज अगर आपका प्रॉफिट है तो हो सकता है कल आपका लॉस भी हो। तो यहाँ पे कुछ शेयर्स हैं जो आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए लगाते हो तो मेरे हिसाब से ठीक ठाक शेयर जो है आपको रिटर्न्स दे देंगे। पहला रिलायंस है, क्योंकि रिलायंस में बहुत सारी चीजें एक ही शेयर में आ जाती है। टेलीकॉम भी आ गया, क्रूड ऑयल भी आ गया, इनका रिटेल बिजनेस भी आ गया, तो एक तरह से ये डाइवर्सिफाई हो गया सारी चीजें। तो रिलायंस के शेयर आप खरीद सकते हो, टीसीएस के शेयर खरीद सकते हो।
ये जो मैं शेयर्स बता रहा हूँ ये टॉप में ही आते हैं, मैं नीचे तक गया ही नहीं कि छोटी कंपनी हो या मीडियम कंपनी हो। हम बड़ी कंपनी में ही पैसे लगाएंगे क्योंकि हमको पता है 5 साल बाद ये बड़ी कंपनी रहेंगी, तो छोटी कंपनी 2 साल बाद ही बंद हो जाए क्या कर लोगे? आपके शेयर रखे रह गए, कंपनी बंद हो गई, कंपनी भग गई तो बेचोगे किसको? लोग जब लेंगे नहीं तो आप बेच नहीं पाओगे। तो यहाँ पे आप रिलायंस में लगा सकते हो, टीसीएस में लगा सकते हो। आप बैंक्स में लगाना चाहो तो मैं आईसीआईसी को प्रीफर करता हूँ क्योंकि मेरे सारे बैंक्स के अकाउंट जो है वो आईसीआईसी में, तो मैं पैसे मेरे अकाउंट में रखूँ या वो पैसे के मैं इसी बैंक के स्टॉक्स ले लूँ, मेरे लिए बात तो एक ही है। तो मैं भरोसा करता हूँ तो मैं आईसीआईसी पे लगाता हूँ। इसी के हिसाब से आप एचडीएफसी पे लगा सकते हो। इसके अलावा आप आईआरसीटीसी पे भी लगा सकते हो। रेलवे है, अब रेलवे गवर्नमेंट की हो गई, लेकिन हाँ बोल सकते हो अब लॉस में है, प्रॉफिट में, लेकिन अभी अभी आईपीओ आया था, तो आप चाहो तो इस पर भी लगा सकते हो। तो ऐसी कंपनी में लगाओ। तो जो कंपनी आप सिलेक्ट करो तो ये समझो कि 5 साल बाद भी क्या ये कंपनी चलेगी? चलेगी तो जो भी ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है कंपनी, क्या वो 5 साल बाद भी वो दे पाएगी? मतलब चीज़ें चेंज तो नहीं हो जाएगी? जैसे अब मैं कल को बोलूं कि आप किसी टायर वाली कंपनी पे लगा दो या किसी ऑटोमोबाइल वाली कंपनी पे लगा दो, कल को लोग गाड़ी खरीदना बंद कर दें, टायर्स बंद हो जाएं, तो फिर क्या करोगे? तो वो चीज़ें आपको समझना, इलेक्ट्रिक ज़माना आ रहा है तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको एक बार अगर लॉन्ग टर्म सोच रहे हो तो ये समझो कि जिस कंपनी में लगा रहे हो पहले तो उस पर भरोसा रखो कि वो 5 साल तक चलेगी। तो जो भी वो चीज़ें चलाती है क्या वो चीज़ें तब भी चलेंगी 5 साल तक? तब वो कंपनी सिलेक्ट करो और अपना पैसा उसमें लगा के इन्वेस्ट करके भूल जाओ। अब रोज मत देखो कि भाई ये तो लॉस में हो गया, ये तो प्रॉफिट में हो गया, निकाल लो। अब एक दिमाग रखना कि अगर मैंने पैसे लगाए हैं इन्वेस्टमेंट के नाम पे तो मिनिमम 1 साल तो रखना बॉस, 1 साल के बाद ही निकालना। तो मैं बोल सकता हूं आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन 1 साल के पहले निकाल लिए, रोज महीने में ही देखते रह रहे हैं यार आज तो लॉस हो गया, आज तो प्रॉफिट हो गया, तो फिर वो आपके लिए ये इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। आप एफडी में रख दो, आपको चुपचाप बैठे बैठाए 6% 7% मिल जाएगा, वो उसके लिए अच्छा है। लेकिन यहाँ पे लगा रहे हो तो ये थोड़ा सा पेशेंस यहाँ पे चाहिए कि अगर पैसा लगा रहे हो तो आपको रुकना है 1-2 साल तक, उसके बाद ही ये डिलीवरी वाली चीजें देखोगे। अब आपको ट्रेडिंग ही करना है, रोज ही पैसा कमाना है, तो ये सब भूल जाओ कंपनी, फिर तो बस इंट्राडे में घुस जाओ। जो फर्जी कंपनी मिले जिसके शेयर ऊपर नीचे हो रहे हो उस पर इंट्राडे लगाओ, क्योंकि उसको फिर डिलीवरी का लेना देना नहीं है, आपको हर दिन ही पैसा कमाना है, तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन मैं वो सजेस्ट नहीं करता हूं, उसमें पीस ऑफ माइंड चला जाता है, दिमाग खराब होता है, लॉस होता है। लॉस तो होगा ही ना बॉस, अगर किसी का प्रॉफिट हो रहा है तो किसी के लॉस की वजह से ही तो प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप आज को प्रॉफिट हुआ है तो कल किसी को आप लॉस दोगे तब तो उस सामने वाले का प्रॉफिट होगा। तो मेरे हिसाब से तो बस आप इक्विटी डिलीवरी में खेलोगे तो सुकून भरी जिंदगी में रहोगे, बाकी ऑप्शंस तो खुले ही हैं, जो चाहो मन में कर सकते हो। घुमा फिरा के बोले तो चाहे मेरा प्रॉफिट हो लॉस हो, एक चीज मुझे समझ आई, बहुत सारे लोगों का प्रॉफिट ही हो रहा है। पहला तो ये डीपी वाली कंपनी एंजल ब्रोकिंग ज़ीरोधा, उनको प्रॉफिट लॉस से क्या लेना ना, अपना ब्रोकरेज निकाल के भाग रही है। एक्सचेंज, उसको फालतू का प्रॉफिट हो रहा है, चाहे लॉस हो किसी को भी उसको तो प्रॉफिट ही होगा, सेबी का प्रॉफिट होगा, गवर्नमेंट का प्रॉफिट होगा। तो एक चीज मेरे दिमाग में ये भी आई कि क्यों ना मैं भी एंजल ब्रोकिंग ज़ीरोधा जैसी कोई वेबसाइट ही खोल लूं, कोई एक रजिस्ट्रेशन ही करा लूं, तो इसमें तो और अच्छी बात है, लोग पैसा लगाएंगे, मेरा बैठे बैठाए सिर्फ प्रॉफिट ही होगा, इसमें मेरा लॉस कहाँ है। तो मैंने बहुत सारी रिसर्च करी, तो हम भी ऐसी कंपनी खोल सकते हैं, हम खुद डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बन सकते हैं। बाकायदा आपको हर एक्सचेंज में जाके अप्लाई करना है, वो आपको अप्रूवल देंगे, फिर वो आपको लीज लाइन कनेक्शन देंगे, आप फिर सारे स्टॉक्स के जितने ट्रेड होते हैं वो आप जैसे ये लोग इनकी ऐप से लगाते हैं वैसे आपकी ऐप बना के लोगों को दे के आप उनके ऑर्डर्स लेके आप सीधे एक्सचेंज में लगा सकते हो। सब कुछ आप कर सकते हो, ऐसी कंपनी आप बना सकते हो, तभी तो 15,000 से ज्यादा कंपनी है, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन टेक्निकली देखें तो बहुत थोड़ी दिक्कत है। पहली बात तो उसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, वहां पे सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, बहुत सारे अप्रूवल्स लगते हैं, तो 10-15 करोड़ रुपए मिनिमम लगते हैं, जो मैंने रिसर्च करें ऐसी कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराने में। एक बार रजिस्टर्ड हो गई, चलो मैंने मोबाइल ऐप भी बना ली, वेबसाइट भी बना ली, अब बात आएगी प्रमोशन की। अब मैं वापस जाऊंगा लोगों के पास कि मेरे अंदर आके आप डीमेट अकाउंट खोलिए। अब आप जब इन दो कंपनी एंजल ब्रोकिंग ज़ीरोधा पे भरोसा नहीं कर रहे, 15,000 कंपनी पहले से हैं उन पे भरोसा नहीं कर रहे, तो आपको क्या लगता है कोई मेरी कंपनी पे भरोसा करेगा? तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। तो ये जो कंपनीज हैं ये भगवान नहीं है, ये भी हम जैसे लोगों ने ही बनाई है, तो हम भी चाहें तो ऐसी कंपनी बना सकते हैं। तो मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा हूँ कि क्या ये कंपनी बनाए, क्योंकि ये तो और अच्छी चीज़ हो जाएगी ना, बैठे बैठाए ब्रोकरेज आएगा और कंपटीशन आएगा। कोई 20 रुपये ले रहा है इंट्राडे में, मैं 10 रुपये दे दूंगा, तो लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? तो बहुत सारे इनोवेशन भी किए जा सकते हैं, तभी तो इतनी सारी कंपनी रजिस्टर्ड हो रही हैं और इतने सारी हर कोई बोल रहा है कि हमारे अंडर में आके डीमेट अकाउंट खोलो। तो ये भी एक तरीका है। तो आपको वही समझना है, हर चीज़ एक कॉन्सेप्ट गेम वाइज समझो कि एक्सचेंज इतना काम कर रहा है, उसको क्या मिल रहा है भाई? उसको एसटीटी मिल रहा है, उसको टैक्सेस मिल रहे हैं, ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना एम्प्लॉय कर रहे हैं, इनको क्या मिल रहा है? इनको ब्रोकरेज मिल रहा है। तो क्यों ना मैं भी ऐसी कंपनी खोल लूं। तो आपका दिमाग जितना ओपन रखोगे उतना मजा आएगा। कोई भी यहाँ पे भगवान नहीं है, कल को चाहो तो गवर्नमेंट में भी आप जा सकते हो, आप पीएम भी बन सकते हो, रास्ता सब है, लेकिन जाना है कि नहीं उसके लिए दिमाग चाहिए, मोटिवेशन चाहिए और आपकी मेहनत चाहिए। अब स्टॉक मार्केट में आते हो तो मेहनत तो नहीं है यहाँ पे, चलो मेहनत थोड़ी सी बोल सकते हो कि है, क्योंकि इतना लंबा वीडियो देखा है तो मेहनत तो आपने करी है, लेकिन
लेकिन अब कल को ट्रेडिंग करोगे तो उसमें क्या मेहनत है, ऊपर नीचे अपने आप हो रहा है, आपको क्लिक करना है, क्लिक करना है, क्लिक करना है, मिला तो मिला, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे लक भी आता है। तो स्टॉक मार्केट ठीक है, अच्छा है, एक तरीका है, आप जा सकते हो, समझा दिया। डिलीवरी में जाओगे तो सुकून भरी जिंदगी है, इंट्राडे एफएनओ कमोडिटी में जाओगे तो लॉस भी होगा, लॉस होगा तो मेरे पास मत आना कि मैंने सिखाया था लॉस हो गया, ये सब आपके ऊपर है। मेरा सिर्फ काम जो है वो नॉलेज देने का है, तो जितना नॉलेज हो सकता था मैं आपको दे दूं एक वीडियो में, इसलिए ये पूरा वीडियो बनाया। अब यहाँ पे देखो थोड़े फ्रॉड्स भी होते हैं, आपको लोग आएंगे बोलेंगे 2-3 हज़ार रुपए की मेंबरशिप ले लो, मैं आपको स्टॉक टिप्स दूंगा। तो भाई टिप्स किसी से नहीं लेना, अपन को अपने पास दिमाग है, अपन जब ऐसी कंपनी बनाने का सोच सकते हैं, बना सकते हैं, तो वो कौन होता है बताने वाला कि वो कंपनी ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। हम हमारे लेवल की रिसर्च करेंगे कि कौन सी कंपनी ऊपर जाएगी, कौन सी नीचे जाएगी। उनका तो कैसा रहता है, वो कंपनी वाले उनको पैसा दे देंगे कि भाई आज सबको बोल दो ये ऊपर जाएगा, तो वो बोलेंगे उनके पूरे नेटवर्क में 25, 30, 50 लाख लोगों को कि भाई ये कंपनी ऊपर जाने वाली, खरीद लो। सब खरीदेंगे, डिमांड बढ़ जाएगी, तो एक तरह से वो एल्गोरिथम मैनिपुलेट हो जाएगा, तो अपने आप प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, फिर प्राइस डिक्रीज हो जाएगा। तो स्टॉक टिप्स वाले जितने लोग हैं इनसे भाई दूर रहो, ब्रोकर लोगों से दूर रहो। जिंदगी अपनी है, अपनी मोबाइल ऐप है, अपने पास अपना पैसा है, अपन अपना दिमाग लगाएंगे, अपने दिमाग से खेलेंगे। नॉलेज हर जगह से लो, लेकिन डिसीजन खुद का होना चाहिए। उसने बोल दिया ये खरीद लो, ऊपर जाएगा तो नहीं खरीदना है, दिमाग तो लगाओ, ऊपर जाएगा तो क्यों जाएगा भाई। तो ऐसे करके आप इन लोगों से तो पहले आप दूर ही रहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे आपके डाउट्स हो सकते हैं, जैसे कि अगर मैंने एक एंजल बुकिंग में अकाउंट खोल लिया, डीमेट अकाउंट खोल लिया, तो क्या मैं जीरोधा में वापस खोल सकता हूं? तो भैया आप खोल सकते हो, आप किसी भी एक कंपनी में एक अकाउंट खोल सकते हो। अब 15,000 कंपनी है तो सब में भी आप एक एक अकाउंट खोल सकते हो, तो आपके 15,000 डीमेट अकाउंट खुलेंगे, 15,000 ट्रेडिंग अकाउंट खुलेंगे। लेकिन शर्त यही है कि एंजल में अगर खोला है तो एंजल में एक ही होना चाहिए, जीरोधा में खोला है तो जीरोधा में एक ही होना चाहिए। लेकिन अलग अलग वेंडर में आप अलग अलग अकाउंट खोल सकते हो। लेकिन अगर आप घूम फिर के देखो तो इसमें आपको प्रॉफिट कुछ नहीं है, यहां पे भी अकाउंट खुलेगा, यहां पे भी अकाउंट खुलेगा, इसका